लोगों में अभी भी अवेयरनेस नहीं है और उन्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। सिविल इंजीनियर से आप नक्शा नहीं बनवाइए। देखिए, मेरे पास एक बहुत ही छोटा सा नक्शा आया था रिसेंटली। एक क्लाइंट है, उन्होंने अप्रोच किया था और वो इस घर का इंटीरियर करवाना चाह रहे थे और वो कंप्लीट इंटीरियर चाह रहे हैं इस पूरे के पूरे घर का। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद लोगों में अभी भी अवेयरनेस नहीं है और उन्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिविल इंजीनियर से आप नक्शा नहीं बनवाइए, आप एक आर्किटेक्ट को अप्रोच करें। आर्किटेक्ट्स की एक्सपर्टीज़ है हाउस प्लानिंग में, वो या किसी भी प्लानिंग में, वो हाउस हो या फिर पब्लिक बिल्डिंग हो, कमर्शियल बिल्डिंग हो, उनकी एक्सपर्टीज़ ही प्लानिंग की। लेकिन जब आप सिविल इंजीनियर को अप्रोच करते हैं, कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आ ही जाती है। सिविल इंजीनियर्स की एक लिमिटेशंस है क्योंकि उनकी बैकग्राउंड स्किल वैसी नहीं है। उनकी स्किल्स स्ट्रक्चर्स के इर्द गिर्द है, उनका काम लोड निकालना है, वो फाउंडेशन, कॉलम, बीम, स्लैब, इसके इर्द गिर्द काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन उनकी एक्सपर्टीज़ वैसी नहीं। अभी देखिए, इस पर्टिकुलर केस में जब क्लाइंट ने हमें अप्रोच किया तो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या था? वो चाह रहे थे कि हमें कंप्लीट तीनों बेडरूम्स जो आप यहाँ देख रहे हैं, उन्हें इन तीनों बेडरूम्स की इंटीरियर करनी थी, प्लस वो हॉल में के साथ जो उन्होंने किचन, ओपन किचन प्लान किया है, वो इसे बहुत ही सुंदर बनाना चाह रहे हैं। अब जब ये प्लान मेरे पास आया तो आप देखिए, एज ए आर्किटेक्ट, एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम फर्नीचर को पहले प्लान करें। अगर हमें इंटीरियर्स प्लान करनी है तो पहले हमें फर्नीचर लेआउट देना होता है। पहले हम फर्नीचर लेआउट प्लान करते हैं, एक्टिविटी प्लान करते हैं और फिर चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, डिज़ाइन की चीज़ें फिर अनफोल्ड होती हैं। आप इस प्लान में देखिए, इस प्लान में हमारी एक एंट्री यहाँ है, बेडरूम की एंट्री यहाँ है, इन दोनों बेडरूम्स की एंट्री हमारे बिल्कुल हॉल से हमारे पास दोनों टॉयलेट है। अब हॉल से दोनों टॉयलेट होने की वजह से जब भी कोई गेस्ट हमारे इस हॉल में आएंगे, ये दोनों टॉयलेट्स की दरवाजे जो हैं वो हमेशा हॉल में ही दिखती रहेगी। तो एक थोड़ा वियर्ड सा सिनेरियो बन जाता है कि अगर घर के किसी घर में अगर किसी को भी टॉयलेट यूज़ करना है और घर में गेस्ट बैठे हैं, तो वो टॉयलेट का दरवाज़ा जो हॉल में खुलता है वो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। अब एक और चीज़ यहाँ गौर कीजिए, हमारे पास कितने डोर्स और कितनी ओपनिंग्स आ रही है। ये सारी की सारी ओपनिंग्स हैं। अब इन सारे बेडरूम्स और स्पेसेस को एक्सेस हम मेन डोर से ही करेंगे। तो मेन डोर से जब हम इस बेडरूम को एक्सेस करते हैं, इस दोनों बेडरूम्स को एक्सेस कर रहे हैं, सपोज अपने टॉयलेट एक्सेस करना है, ये मैं ना एंट्री से प्लान कर रहा हूँ ना, इस बेडरूम से बाकी चीज़ें मुझे एक्सेस करनी है। तो इस बेडरूम से मैं इधर जाऊँगा, मैं टॉयलेट एक्सेस करूँगा, ये एक्सेस करूँगा, हो सकता है इस बेडरूम में आऊँगा, मैं किचन में आऊँगा, सिमिलर मैं बाहर जाऊँगा, मैं यहाँ से भी बाहर जाऊँगा, टॉयलेट। मैं ये लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरी सर्कुलेशन की लाइंस है कि हर स्पेस से जब मैं दूसरे स्पेस को एक्सेस करूँगा तो मेरी कितने स्पेस है जो सर्कुलेशन में चली जाएगी, जिसकी वजह से इस लाइन जो मैंने आपको यहाँ ड्रॉ किया, इस लाइन ड्राइंग की वजह से मुझे मेरा सर्कुलेशन स्पेस समझ में आता है। अब आप देखिए, ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ करी है, ये सारी की सारी एक स्पेस दूसरे स्पेस को कनेक्ट कर रहा है। अब ये हॉल जो है, ये इतना स्पेस तो मेरा सर्कुलेशन नहीं खत्म हो गया, मेरे पास हॉल में फर्नीचर लगाने के लिए जगह ही नहीं, मैं कहाँ फर्नीचर माउंट करूँ। क्लाइंट को हमने ये एक चैलेंज बताया, हमने पूछा कि आपने ये कहाँ से बनवाया है, तो उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि हमने किसी इंजीनियर से ये घर डिज़ाइन करवाया है। अब क्लाइंट थोड़े परेशान है कि उन्हें हॉल को यूजेबल बनाना है। नाउ दिस इज़ समथिंग, अब चूँकि प्लिंथ तक उनका काम हो चुका है और क्लाइंट इज़ रियली वरीड, वो चाह रहे हैं कि हमें इंटीरियर पे पैसे खर्च करने हैं, इज़ रेडी टू स्पेंड अराउंड 20-30 लैक्स। लेकिन हम कैसे कर सकते हैं? चैलेंज इसकी अब उनको तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। अब अगर हम वापस से चीज़ों को प्लान करें, वो उनको प्लिंथ की जो बीम्स डली हैं उसमें तोड़फोड़ करना होगा, वापस से हमें चीज़ों को रीप्लान करना पड़ेगा, विच इज़ अ वेस्टेज ऑफ मनी। अब देखिए, ये वेस्टेज क्यों हुआ है? ये वेस्टेज इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अर्ली स्टेज पे जो इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, जहाँ पे उन्हें फोकस करना चाहिए था प्लानिंग के लिए, उन्होंने वहाँ नहीं करी। हो सकता है क्योंकि यहाँ अवेयरनेस बहुत बड़ा फैक्टर है, आप अवेयर भी नहीं होते हैं, आपको पता नहीं होता है
कि किसे अप्रोच करना चाहिए, कौन बेटर है। दूसरी चीज़ ये भी है कि अब एक लेस एक्सपीरियंस और ऐसे बंदे के पास चले जाते हैं जिसके पास उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, वो आपको क्या देगा? वो चीज़ें नहीं दे सकता है, वो वही देगा जो उसने आज तक देखा है, जो उसने आज तक सीखा है, राइट? तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरी पॉइंट आप देखो इस प्लानिंग में इन्होंने ये जो पूजा रूम है उन्होंने इसको यहाँ प्लेस किया है। मैंने जब क्लाइंट से पूछा कि आपने पूजा रूम को यहाँ पे क्यों प्लेस किया है, ये लोकेशन थोड़ा इस तरीके से यहाँ पे अपने पूजा रूम तोड़ा दें, तो क्लाइंट का कंसर्न था कि हमें वो ईशान कोण है, अब ईशान कोण में पूजा रूम होनी चाहिए। देखो, जब आप ऐसे बंदे को अप्रोच करते हैं जिसे वास्तु का भी नॉलेज नहीं है, तो इस तरीके की हरकत होती है। आप बंद जाते हो कि नहीं, हमें क्लाइंट का रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है और हम पूजा रूम यही प्लान करेंगे। देखिए, वास्तु में हमेशा ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, हमें ऑल्टरनेटिव्स को जरूर अप्रोच में लाना चाहिए। जैसे कि अगर किचन का हमारा साउथ ईस्ट है तो किचन का दूसरा एक डायरेक्शन भी है विच इज़ नॉर्थ वेस्ट। तो पहले वास्तु तो तब है ना जब आप घर में प्रॉपर तरीके से चीज़ों को फंक्शनली फुलफिल कर पाओ, तब तो आप वास्तु इम्पॉर्टेंट है। अगर आप घर में ठीक से फंक्शनली जो चीज़ें होनी चाहिए वही आपकी सही नहीं है, तो वास्तु सही कर भी क्या करोगे? उस घर को आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे। आपने इतना पैसे खर्च करे उस घर को यूज़ नहीं कर सकते, किसी मतलब का नहीं है। तो अब ये पूजा रूम जो यहाँ है, आप देखो वास्तु में अगर हम 16 डायरेक्शंस की वास्तु करें तो हमारे सेंटर से ये जो नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन जो होता है, वो एक तो पहले हमें ग्रिडिंग करनी होती है कि हम ग्रिड करें घर को पूरे 16 डायरेक्शंस में, और सेंटर से हम जो है वो 16 दिशाओं में घर को डिवाइड करें। एंड जो 22.5 डिग्री की हमारी एक डिविजन्स आती हैं, उस सेंटर से उस डिवीजन में हम कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। इट नीड नॉट बी कि हम जो पूजा रूम प्लान कर रहे हैं वो इस कोने में प्लान करें। हम बेडरूम को पीछे की तरफ पुश कर सकते थे और हम अपना जो पूजा रूम है उसे हम यहाँ निकाल के लेके आ सकते थे। तो ये पूजा रूम जो है ये कॉमन हो जाता फॉर एवरीवन। इट गेट्स कनेक्टेड विद द हॉल। अभी इसमें क्या है, हमारी प्राइवेसी जो है वो पूरी की पूरी खत्म हो रही है। इस बेडरूम की प्राइवेसी खत्म हो रही है। आपको जब भी किसी को इस बेडरूम को इस पूजा को यूज करना होगा, उन्हें इस तरफ से होके जाना पड़ेगा, उन्हें बेडरूम की तरफ होके जाना पड़ेगा, बेडरूम से होके ही एक्सेस करना होगा। प्लस ये दिखने में भी थोड़ा स्पेस वेस्टेड है, इट्स ए वेस्टेज। आप देखो कि अभी पॉसिबली इस बेडरूम को हमें चूंकि इनके पास पीछे में 10 फीट की जगह है, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस तब होता है जब बेडरूम को हम डबल वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। हम पीछे साइड, चूंकि इट्स एन ओपन स्पेस आउट इन द बैक साइड, तो बैक साइड से भी हम इनको अगर बेडरूम में हम बैक साइड से भी हम लोग अगर खिड़की ओपनिंग्स प्लान करते हैं, देन वी हैव ओपनिंग्स इन दिस राइट साइड, तो ये हमारा क्रॉस वेंटिलेशन जो है इस बेडरूम का बहुत अच्छा हो जाता, क्योंकि बेडरूम में आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे रेदर देन पूजा रूम में। पूजा रूम की एक्टिविटी कितने घंटे की, आप ऐसे प्लान करो। पूजा रूम की एक्टिविटी जो है वो सुबह के 1 घंटे, शाम के 1 घंटे, 2 घंटे की एक्टिविटी के लिए यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द पोजिशन ऑफ योर बेडरूम। तो जब आप प्लानिंग करते हैं तो इस तरीके से सोचने की बहुत ज़रूरत होती है, जो कि सिर्फ एक एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट से एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर ही कर सकता है, जिसने इस तरीके से सोच के घर को प्लान किया है, एक्टिविटीज़ के अराउंड घर को प्लान किया है। एक बार जब आपकी घर की एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से डिसाइड हो जाती है, उसके बाद आप जब इंटीरियर करते हैं तो इस तरीके की तोड़फोड़ नहीं होती। आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपकी हाउस प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, जिसमें आप आज या आज से 10 साल बाद कुछ भी चेंजेस करना चाहें वो इजीली हो जाए। तो ये एक एग्जांपल है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। अब आप देखो, ये एक और एग्जांपल है। ये भी किसी इंजीनियर नहीं किया है। अब ये भी एक क्लाइंट हमारे पास आए थे, उन्हें भी इंटीरियर डिज़ाइन का ही काम कराना था, इंटीरियर कराना था इस प्रोजेक्ट के लिए, एंड दे अप्रोच्ड टू अस। और आप देखिए इस प्लानिंग में भी जब मैंने अगेन एवरीथिंग कम्स डाउन टू एट द वन सिंगल पॉइंट कि आपने पैसे खर्च कितने करे। आई ऑलवेज आस्क दिस टू द क्लाइंट कि आपने कितने पैसे खर्च करे हैं नक्शा बनवाने में, एंड दे ऑलवेज टेंड टू से कि सर नक्शा का क्या है, वो तो एक पेज पे उन्होंने इसके कितने पैसे देने, 5,000, 3,000, 5,000, 7,000 के तो नक्शे बन जाते हैं। अब आप सोचो कि जब आप खुद इतना अवेयर नहीं है कि आप उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हो, तो कोई और क्यों समझेगा कि आप 50 लाख रुपए घर में लगाने वाले। किसी को फर्क नहीं पड़ता और कोई बताना भी नहीं चाहता। खैर, इस प्लान को देखिए आप, 2 फ्लैट्स हैं। अब आप देखो कि आपकी मेन डोर जो है वो यहाँ लगी, ये अब तो मेन डोर है। अभी दरवाज़ा जब ये खुलेगा
अब ये दरवाज़ा जब खुलेगा आप कभी भी, तो ये दरवाज़ा को एक बैक चाहिए, वॉल बैक चाहिए होती है दरवाज़ा जब ओपन होता है तो। अब आप देखिए जब दरवाज़ा खुलेगा तो मेरा कॉमन टॉयलेट ब्लॉक हो गया। दिस इज नॉट एन इफेक्टिव प्लानिंग। यू हैव ओपनिंग हेयर, यू हैव ओपनिंग हेयर, यू हैव ओपनिंग हेयर, ओपनिंग। अब अगेन आप वापस से सर्कुलेशन पैटर्न ड्रॉ करो कि सर्कुलेशन अगर इस बेडरूम के बंदे को ये टॉयलेट यूज़ करना है वो ऐसे यूज़ करेगा। गेस्ट अगर आते हैं, गेस्ट ऐसे जाएंगे। किचन से मुझे जाना है, मैं ऐसे जाऊंगा। प्लस ये दरवाज़ा मेरा हमेशा ब्लॉक हो रहा है। तो अब आप देखो कि इसमें अगर मुझे फर्नीचर प्लान करना होगा तो मैं कैसे प्लान करूंगा। इस तरीके से ये हमारा सोफा हो गया, हो सकता है यहाँ पे मेरा टीवी यूनिट आ जाएगा। बट आप ये देखो, अगर मेरा ये सोफा ये टीवी यूनिट है, इस केस में देयर इज ऑलवेज ए डिस्टर्बेंस फॉर दिस। अगर हमारे गेस्ट बैठे हैं और वो टीवी देख रहे हैं या आप भी टीवी देख रहे हो, देयर इज ऑलवेज ए क्रॉस सर्कुलेशन जो हमारे इस बीच से होते हुए जा रहा है। वी हैव नॉट ए यहाँ पे डेडिकेटेड एक स्पेस नहीं। सवाल ये कि क्या ये रिजॉल्व हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था रिजॉल्व, हमसे रिजॉल्व कर सकते थे अगर हम इसको अलग तरीके से प्लान करें। सिमिलर प्रॉब्लम यहाँ है, आप देख लो, ये सिमिलर प्रॉब्लम। तो अगर आप एक चीज ऐसे भी आप सोच सकते हो कि एक ट्रिक है जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं, विच इज, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा सर्कुलेशन स्पेस कितना होना चाहिए। सर्कुलेशन स्पेस शुड बी मिनिमम, इट शुड बी समवेयर अराउंड 20% ऑफ द बिल्टअप। जो आपका बिल्टअप या सुपर बिल्टअप है उसका 20% सर्कुलेशन स्पेस होना चाहिए। जितना भी स्पेस हमने प्लान किया है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 20% या 25% बहुत ज़्यादा हो गया। इमेजिन करो आपने ये एक फ्लैट बनाया, अब आपके इस फ्लैट में ये किचन की जो साइज है, ये साइज रफली उतनी ही आ रही है जितनी की आपकी सर्कुलेशन की स्पेस जा रही है। इज इट जस्टिफाइड? किचन का यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो, किचन नीड्स, इट शुड बी बिगर, देयर शुड, क्योंकि आपके घर की जितनी महिलाएं जो खाना बनाती है, आप भी अगर खुद कुकिंग करते हैं तो आप ये मान के चलो कि आप मैक्सिमम बहुत सारा टाइम जो है वो किचन स्पेंड करने वाली। शुडंट इट बी बिगर? बट you end up giving more, you end up wasting more space because of circulation। आपकी सर्कुलेशन में स्पेस वेस्टेज जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती इस तरीके के रॉन्ग प्लानिंग में। नाउ आई थिंक ये वीडियो जो है काफ़ी हद तक हेल्पफुल हुआ होगा आपको अंडरस्टैंड करने में कि जब भी हम चीप सॉल्यूशंस खोजते हैं, वो चीप सॉल्यूशन एक पल के लिए चीप तो लगता है, लेकिन कहते हैं ना कि बाद में फिर वो बहुत बड़ा नुकसान देके जाता है। ये वही चीज़ें हैं, आपने सस्ते में चीज़ें प्लान करा ली, बट अब जब आप कुछ चीज़ें बेहतर करना चाहते हैं तो आपको लगता है कि अब बहुत सारा कुछ तोड़फोड़ करना होगा। इट बिकम्स ए वेस्ट, इट बिकम्स ए हैसल, राइट? सो देयर इज अ प्रो टिप व्हिच आई वुड वांट टू गिव, व्हिच इज दिस कि जब भी आप घर का नक्शा बनवाएं, किसी से भी आप प्लान करवा रहे हो, इतना जरूर ध्यान दो कि फर्नीचर लेआउट, देयर शुड बी ए प्रॉपर फर्नीचर लेआउट। आप फर्नीचर लेआउट उनसे मांगे। दूसरा, आप सारी स्पेसेस से ये लाइंस ड्रॉ करें। यू ड्रॉ द लाइंस टू फाइंड आउट द सर्कुलेशन स्पेस, और वो सर्कुलेशन स्पेस पूरे प्लानिंग के एरिया से के 15-20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी बिगर देन दैट। एंड देन बिकॉज ऑफ सर्कुलेशन स्पेस आपके फर्नीचर्स डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। अगर ये चीज़ें फुलफिल हो रही हैं देन आपकी प्लान जो है वो ऑप्टिमाइज्ड है। ठीक है गाइज, सो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। लेट मी नो इफ यू वांट more such videos where you want me to talk about space declaration for small plots, for small residences. I would be very happy to help all of you. तब तक के लिए goodbye, tata.